नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कोरोना वबा के दौरान बढ़ती महंगाई से आम लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के दाम साल भर पहले के मुकाबले में 25% बढ़ गए हैं। इससे आटा, तेल, दाल समेत नमक और दूध जैसे आइटम्स के दाम 3 से 80 रुपये बढ़ गए हैं। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि बढ़ती महंगाई से लोगों को अगस्त तक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अच्छे मानसून के साथ लॉकडाउन में मिल रही रियायतों का भी फायदा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लीटर सरसों का तेल 23 जून को 212 रुपये तक बिका, जो पिछले साल इसी तारीख को मैक्सिमम 170 रुपये की कीमत पर बिक रहा था। रोजमर्रा के आइटम देखें तो इसमें सरसों का तेल ही सबसे ज़्यादा महंगा हुआ। इसके बाद दाल, चाय, आटे और नमक का नंबर आता है। आइए जानते हैं कि महंगाई ने खाने पीने का मजा कितना बिगाड़ा है। सरसों का तेल साल भर पहले 9 से 170 रुपये फी लीटर पर बिक रहा था, जो अब महंगा होकर 117 से 212 रुपये फी लीटर पर बिक रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते तेल मिलें बंद रहीं और बैरून मुल्क से खाने के तेल का इंपोर्ट भी घटा है। अरहर दाल पिछले साल 23 जून को 65 से 125 रुपये फी किलो के भाव से बिक रही थी, लेकिन फ्यूल ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने से अब 1 किलो दाल 75 से 130 रुपये पर बिक रही है। नमक का इस्तेमाल लगभग सभी खानों में होता है, लेकिन कोरोना के चलते सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई। नतीजतन 1 किलो नमक का भाव 28 रुपये तक पहुंच गया, जो साल भर पहले 25 रुपये फी किलो पर बिका था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 किलो गेहूं का आटा 23 जून को 20 से 57 रुपये के भाव पर बिका, जो साल भर पहले 17 से 45 रुपये पर बिक रहा था। वबा की वजह से मिलों में काम करने वाले मजदूर कम रहे और मिलों में गेहूं की आमद घटी, जिससे डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाई। नतीजतन इसके दाम बढ़ गए। कोरोना वबा और मौसम ठीक ना रहने की वजह से आसाम में चाय का प्रोडक्शन मुतासिर हुआ। इसके चलते उसके दामों में सालाना की बुनियाद पर 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे 1 किलो चाय की पत्ती का भाव 128 रुपये से 530 रुपये हो गया, जो पिछले साल 23 जून को 120 से 450 रुपये फी किलो के भाव पर बिक रही थी। महंगाई की आग महंगे पेट्रोल, डीजल और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा लागत ने लगाई है। इससे एक तरफ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी है, तो दूसरी तरफ कंपनियां बढ़ती लागत का जो बोझ है वो ग्राहकों पर डाल रही है। इसका ही नतीजा रहा कि मई में रिटेल महंगाई की जो शरह है वो 6.3% रही, जो अप्रैल में 4.23% थी। वहीं थोक महंगाई यानी होलसेल, अगर हम प्राइजेस को देखें तो दूसरी बार ये डबल डिजिट में रही और 12.94% हो गई। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा ने रवां साल फरीज़े हज अदा करने वाले अफराद का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल खत्म करने का ऐलान करते हुए बताया कि इस मरतबा 5,58,270 अफराद ने हज के लिए दरखास्तें वजारत के पोर्टल पर जमा कराई हैं और अब उनकी जांच की जाएगी। वजारत ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि हज के लिए रजिस्ट्रेशन के दूसरे मरहले का जुमा यानी 25 जून से आगाज़ होगा। उसने बताया कि हज के तमाम दरखास्त गुजारों में 59% मर्द हजरात और 41% खवातीन हैं। इनमें 3% दरख्वास्त गुजारों की उम्रें 20 साल से कम है, 26% 21 से 30 साल के दरमियान उम्र के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, 38% 31 से 40 साल की उम्र के हैं। वजारत हज उमरा ने ऑनलाइन डेटा की बुनियाद पर बताया कि 20% दरख्वास्त गुजार 41 से 50 साल की उम्र के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, 11% 51 से 60 साल और सिर्फ 2% 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। वजारत हज उमरा ने इसी माह कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र इस मरतबा भी सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 शहरियों और मकीनों को हज की इजाज़त देने का ऐलान किया था और कहा था कि दुनिया भर को कोरोना वायरस की वबा और उसकी नई शक्लों के ज़ुहूर के बाद जिस तरह के हालात का सामना है, उसके पेश नज़र हज का इंदराज सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम शहरियों और मकीनों तक ही महदूद होगा। वजारत ने वजाहत की थी कि 18 से 65 साल की उम्र तक मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले अफराद या जिन्होंने ऑनलाइन इंदराज से कम 14 रोज़ पहले वैक्सीन का एक इंजेक्शन लगवाया है या जो अफराद वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा चुके हैं और कोविड-19 का शिकार होने के बाद तंदुरुस्त हो चुके हैं, उन्हें हज के लिए अपने नामों के इंदराज की इजाज़त होगी। तवक्को है कि इस मरतबा हज सीज़न का आगाज़ वसत जुलाई से होगा।
ट्विटर ने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट आज सुबह 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह बताई गई कि उन्होंने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉर्पोरेट राइट का वायलेशन किया। हालांकि बाद में ट्विटर ने इंतबाह देते हुए रविशंकर प्रसाद का अकाउंट फिर से खोल दिया। रविशंकर प्रसाद ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि दोस्तों, आज बहुत ही अजीब वाकया हुआ। ट्विटर ने मेरे अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। प्रसाद ने देसी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट कू के जरिए यह जानकारी शेयर की। सोशल मीडिया कंपनी की यह कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब मरकजी हुकूमत और ट्विटर के बीच नए आईटी खवानीन को लेकर तनाज़ा चल रहा है। इस मामले में पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव्स की पेशी हुई थी। कमेटी ने कंपनी के ओहदेदारों से पूछा था कि क्या आप मुल्क के कानून पर अमल करते हैं। इस पर ट्विटर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा था कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो मुल्क के कानून के मुताबिक है। इस दलील पर कमेटी ने एतराज़ जताते हुए कंपनी से तल्ख लहजे में कहा था कि हमारे यहाँ मुल्क का कानून सबसे बड़ा है, आपकी पॉलिसी नहीं। गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल पर किसान कायद राकेश टिकैत का कहना है कि रिहर्सल इसलिए हो रही है क्योंकि 26 तारीख नज़दीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाएं, इसीलिए उनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। राकेश टिकैत का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हुकूमत किसानों के साथ बातचीत करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अगला कदम उठाएंगे। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ हमारी ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि क़वानीन वापस नहीं लिए जाते और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने राकेश टिकैत के बयान पर अपना रद्द अमल भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के लीडरों से हुकूमत हिंद 10 से 11 बार बात कर चुकी है। 50 घंटे से ज़ायद मुज़ाकरा चला है। हमने उनके मसाइल को समझने की कोशिश की है। आज भी हुकूमत हिंद चाहती है कि जिस बात पर उन्हें एतराज़ है वो खुले मन से बताएं। यहाँ काबिल ज़िक्र है कि तोमर ने गुज़िश्ता दिनों किसानों से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नए ज़रई क़वानीन किसी भी हाल में वापस नहीं लिए जाएंगे। अगर किसान दूसरे हल पर बात करना चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के दौरान हिंदुस्तानी जमहूरियत की हिफाजत करने वाले उन सभी हमवतनों को याद करते हुए आज कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर हिंदुस्तानी जमहूरियत को कुचल दिया था। मोदी ने जुमे को ट्वीट करते हुए अपने पैगाम में कहा कि कांग्रेस ने हमारी जमहूरियत को कुचल दिया था। हम अब तमाम अजीम हस्तियों को याद करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी की मुखालिफत की और हिंदुस्तानी जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया। इमरजेंसी के तारीख अयाम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। साल 1975 से 1977 तक का अरसा इस बात का गवाह है कि किस तरह से इदारों को मिसमार किया गया। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने कहा कि आइए हम हिंदुस्तान की जमहूरियत के जज्बे को मुस्तहकम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म करें और हमारे आइन में मुज़मिर वसफ़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कश्मीर में फ़ौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। 4 दिन पहले कश्मीर के टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित को ढेर करने के बाद जुमे के रोज़ फ़ौज ने फिर एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया है। फिलहाल दहशतगर्द की पहचान नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच शोपियान में इनकाउंटर जारी था। कश्मीर पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मौके पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। इससे पहले चिनार कॉर्प्स कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा था कि कश्मीर में करीब 200 दहशतगर्द एक्टिवेटेड थे, जिन्हें उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ज़्यादातर दहशतगर्दों को मार गिराएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि सीज़ फायर होने से लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहने वाले लोगों को फ़ायदा मिलता है। अगर हालात इसके ठीक उलट हों तो सीज़ फायर होने पर आम लोगों को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में कोरोना के केसेस में कमी हो रही है। आज शाम 7 बजे तक दुनिया में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 18,08,55,524 हो चुकी है। इनमें से 39,18,000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16,54,00,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,14,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 80,980 मरीजों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ हो गई है। शुरुआत में इन मुल्कों में सुस्ती दिखाई दे रही थी। अब यहाँ रोज़ाना अमेरिका के मुकाबले में दुगने टीके दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन की रिसर्च एजेंसी अवर वर्ल्ड इन डेटा और द इकोनॉमिस्ट की
साझा रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट 22 जून तक के आंकड़ों की बुनियाद पर तैयार की गई है। इसके मुताबिक अभी यूरोपियन यूनियन के मुल्कों में औसतन रोजाना 0.8% आबादी को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जबकि अमेरिका में ये रेट 0.4% है। अगर यही रफ्तार रही तो यूरोपियन यूनियन के मुल्क पर इंडिविजुअल वैक्सीनेशन के रेट में भी अमेरिका से आगे हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के मुल्क ये निशाना 14 जुलाई तक हासिल कर सकते हैं। रिपोर्ट में एक डोज और औसतन एक हफ्ते के वैक्सीनेशन की बुनियाद पर गिनती की गई है। यूरोपियन यूनियन खोए हुए वक्त की भरपाई करने में जुटा है, इसीलिए यहां हर महीने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, जबकि अमेरिका में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो रही है। 2 दिन पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिका तय वक्त में 70% सिटीजन्स के वैक्सीनेशन का निशाना पूरा नहीं कर पाएगा। उसे ये निशाना 4 जुलाई तक पूरा करना है। हालांकि इसके लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तेजी से काम कर रहा है ताकि निशाने तक पहुंचा जा सके। यूरोपियन यूनियन में 27 मुल्क हैं। यूं ने जून 2020 में वैक्सीनेशन के लिए एक सेंट्रल कमेटी बनाई थी। इसका जो टोटल निशाना था वह 45 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन खरीदना था, लेकिन इसका खर्च बहुत ज्यादा दिख रहा था। सौदेबाजी में ही ज्यादा वक्त चला गया। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 51,255 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 63,674 लोगों ने इन्फेक्शन को मात दी, लेकिन 1324 लोगों की जान भी गई। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़े में 13,783 की कमी रिकॉर्ड की गई। फिलहाल मुल्क में 6,07,000 एक्टिव केसेस हैं। पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड अगर हम देखें तो आज एक्टिव केसेस का आंकड़ा करीब 85 दिनों बाद 6 लाख से नीचे पहुंच जाएगा। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के धीमी पड़ने के साथ ही तीसरी लहर आने की प्रिडिक्शन कर दी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सितंबर-अक्टूबर के दौरान मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। खबरों के मुताबिक मरकजी हुकूमत कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज का ऐलान कर सकती है। एक जराये के मुताबिक इम्कानी लहर को रोकने के लिए पहले से तैयारी की जा रही है। जराये के हवाले से खबरों में कहा गया है कि वजारत सेहत और वजारत फाइनेंस इस पैकेज को मिलकर तैयार कर रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस पैकेज का ऐलान किया जाएगा। इस पैकेज का पूरा फोकस कोविड डेडिकेटेड इलाज की सहूलतें बढ़ाने पर होगा। इसमें अस्पतालों में बेड की तादाद में बढ़ोतरी, ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट और दवाओं की खरीदारी को मजबूती, नेशनल कौमी सतह पर और रियासतों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और ज़्यादा से ज़्यादा लेबॉरेटरीज टेस्टिंग सेंटर्स कायम करना शामिल है। खबरों में कहा गया कि कोरोना की तीसरी लहर के इंतबा और डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के बाद हुकूमत ने यह तैयारी शुरू की है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को हुकूमत ने खतरनाक डिक्लेयर किया है। अभी इस वेरिएंट के केसेस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में सामने आए हैं। मरकज ने रियासती हुकूमतों से कोविड को रोकने वाले इक़दाम, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में दुगनी तेजी लाने को कहा। ज़राए के मुताबिक इस पैकेज में की जाने वाले ऐलानात को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की जानिब से लागू किया जाएगा। पैकेज की रकम का बड़ा हिस्सा ICMR और दीगर तंजीमों को दिया जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना से लड़ाई में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए पिछले साल अप्रैल में 15,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। इस रकम का करीब 50% हिस्सा कोविड से लड़ाई में खर्च किया जा चुका है, जबकि 50% रकम से अगले 4 साल तक मदद देने वाली तैयारियां की गई हैं। इस फंड का इस्तेमाल डायग्नोस्टिक्स लैब के क़याम और PPE किट्स की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑक्सीजन के हवाले से तश्कील दी गई ज़ैली कमेटी ने दिल्ली हुकूमत पर ही सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने कहा कि 25 अप्रैल से 10 मई तक दूसरी कोरोना की लहर उरूज पर थी और इस दौरान दिल्ली हुकूमत ने ऑक्सीजन की तलब को 4 गुना बढ़ाकर बताया। ज़ैली कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को मुतल्ला किया कि अगर दिल्ली को इजाफी ऑक्सीजन की फराहमी की जाती तो कोरोना की ज़्यादा मामलों वाली 12 रियासतों में ऑक्सीजन का शदीद बहरान पैदा हो जाता। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली हुकूमत ने हकीकी ऑक्सीजन की खपत 1140 MT बेड की सलाहियत की बुनियाद पर तय किए गए फॉर्मूले के मुताबिक 289 मेट्रिक टन यानी 289 मेट्रिक टन MT से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा थी। अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम और ऑक्सीजन तहफ़्फ़ुज़ तंजीम ने ज़ैली कमेटी को बताया कि
कौमी राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा थी और इससे दीगर रियासतों की ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर हो रही थी। तंजीम ने खदशा जाहिर किया था कि अगर दिल्ली को मजीद ऑक्सीजन की फराहमी की गई तो इससे कौमी बहरान पैदा हो जाएगा। ख्याल रहे कि 5 मई को जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत के हवाले से आम आदमी पार्टी हुकूमत की अर्जी पर मरकजी हुकूमत को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की फराहमी बरकरार रखने की हिदायत दी थी। उसी के साथ ऑक्सीजन की खपत के हवाले से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की सरबराही में ऑडिट के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई थी। ऑक्सीजन ऑडिट सब कमेटी में दिल्ली हुकूमत के चीफ दाखिला सेक्रेटरी भूपेंद्र S भल्ला, मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर संदीप बुद्धि राजा और दीगर शामिल थे। कमेटी ने दावा किया कि दिल्ली के 4 अस्पतालों में बहुत कम बेड होने के बावजूद ज्यादा खपत जाहिर की गई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने ऑक्सीजन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तश्कील शुदा कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश करके ये कहे जाने की तरदीद की है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़रूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर कहा कि जिन लोगों ने अपने अजीज़ व अकारीब को ऑक्सीजन की कमी के सबब खो दिया, उन्हें झूठा करार नहीं दिया जाना चाहिए। ख़बर अज़ीम नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने भी इस पर वजाहत पेश की थी। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और दिल्ली हुकूमत फिर आमने सामने आ गए हैं। इस रिपोर्ट में जहां कहा गया कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था तब केजरीवाल हुकूमत ने ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के झूठ से 12 रियासतें मुतासिर हुई हैं। इसके 20 से 25 मिनट बाद ही दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, ये रिपोर्ट बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकर बनाई गई है। आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान। ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाती है और फिर कहती है ये अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने पर शुरू हो जाती है। ये वस्तुतः अरविंद केजरीवाल जी को गाली नहीं दे रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं जिन्होंने अप्रैल में ऑक्सीजन के मिसमैनेजमेंट के कारण, केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट के कारण अपने लोग खोए। वो तमाम लोग झूठ बोल रहे हैं जो बेचारे चिल्ला रहे थे अप्रैल में कि भाई हमारा मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन का इंतजाम करवा दीजिए। वो सारे डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे भाई हमारे यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। वो सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे हैं जो कहते थे हमारे यहां संकट खड़ा हो गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वो सारे लोग झूठ बोल रहे हैं जो कोर्ट में गए थे, पेशेंट्स कोर्ट में गए, पेशेंट के अटेंडेंट कोर्ट में गए, हॉस्पिटल्स कोर्ट में गए, वो सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कोरोना वबा की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के सिलसिले में हुकूमत से सवालात पूछे और कहा कि उससे बताना चाहिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कोरोना टीके कितने मौसर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार से सवाल, उसकी जांच और रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, वैक्सीन इस पर कितनी मौसर है और वो मुकम्मल मालूमात कब दस्तयाब होंगी, तीसरी लहर में इस पर काबू पाने का क्या मंसूबा है। कांग्रेस के मौसलाती शोबे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी राम मंदिर के चंदे में घपले का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अब तो सच कैमरे पर सामने आ गया है, 2.5 करोड़ में श्री राम मंदिर ट्रस्ट को फरोख्त की गई जमीन असल में सरकारी है। मुंबई के कांदिवली हीरानंदन फर्जी वैक्सीनेशन मामले में कांदिवली पुलिस ने जुमेरात की देर रात 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों चारकोप इलाके के शिवम हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। इनमें से एक डॉक्टर भी है। गिरफ्तार मुलजिमीन के नाम डॉक्टर शिवराज और नीता पठारिया है। शिवराज वही डॉक्टर है जो फर्जी वैक्सीनेशन के दौरान हीरा नंदानी सोसाइटी में मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने जुमेरात को हाई कोर्ट में बताया कि मुंबई में अब तक करीब 2053 लोगों को नकली वैक्सीन लग चुकी है।
हुकूमत की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे के मुताबिक मुंबई में अब तक कम से कम 9 फर्जी वैक्सीनेशन सेंटर्स के जरिए टीके लगाए गए हैं। इस सिलसिले में 4 अलग अलग केसेस दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने बताया कि अब तक 400 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने अब इस मामले को लेकर रियासती हुकूमत और बीएमसी से नई गाइडलाइंस जारी करने को कहा। वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी की बेंच में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी। पिटिशनर सिद्धार्थ चंद्रशेखर ने मांग की थी कि कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करने में लोगों को हो रही दिक्कतों पर कोर्ट दखल दे। साथ ही मांग की थी कि बुजुर्गों को स्लॉट बुकिंग में प्रायोरिटी दी जाए। इसी मामले की सुनवाई के दौरान पिटिशनर के वकील अनीता शेखर ने हीरा नंदानी सोसाइटी में हुए फर्जी वैक्सीनेशन का मामला उठाया था। इस पर मंगल के रोज हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को जवाब दाखिल करने को कहा था। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत और बीएमसी से कहा था कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होगी। आपको बता दें कि तेलंगाना में भी यानी हैदराबाद में भी 2 ऐसे वाकयात हो चुके हैं जहां वैक्सीनेशन के नाम पर 2 लोगों को ठगा गया है। इंदौर की 12 साल की सीमी के पास एक ही फेफड़ा है। जन्म से ही उसका एक हाथ नहीं है। जिंदा रहने के लिए वो हर रोज एक एक सांस के लिए लड़ती है। 4 साल से हर रात उसे ऑक्सीजन लगती है, लेकिन उसके हौसले के आगे कोरोना भी पस्त हो गया है। एक वक्त उसका ऑक्सीजन लेवल 50 पर पहुंच गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर की सांगी कॉलोनी में रहने वाली इलेक्ट्रिक के कारोबारी अनिल दत्त की सिमी जो 12 साल की है, वो दूसरे नंबर की बेटी है। 2008 में सिमी जब गर्भ में थी तब अस्पताल में सोनोग्राफी हुई थी। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में सब कुछ अच्छा बताया था, लेकिन 2009 में सिमी का जन्म हुआ तो खानदान में मायूसी छा गई। उसका बायां हाथ नहीं था, रीढ़ की हड्डी फ्यूज थी और किडनी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई थी। और फिर 8 साल बाद एक फेफड़ा भी पूरी तरह सिकुड़ गया था। फेफड़ा सिकुड़ने की वजह से सिमी का ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच जाता है। उसे हर रोज रात में ऑक्सीजन लगाई जाती है। जब कोरोना इन्फेक्शन फैला तो माँ बाप ने उसका बहुत ध्यान रखा, लेकिन कुछ वक्त बाद माँ अंजू इन्फेक्शन की चपेट में आ गई। कुछ दिन बाद सिमी भी मुतासिर हो गई। वो एसिम्टोमेटिक थी, यानी उसे कोई अलामत नहीं थे। तब उसका ऑक्सीजन लेवल 50 तक चला गया था। इस दौरान खानदान ने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। घर में ही बच्ची को बाईपेप और ऑक्सीजन लगाई गई। कई दिनों तक वो इसी हालत में रही, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा और 12 दिन बाद कोरोना से भी जंग जीत गई। फिर उसने डॉक्टर के बताए एडवाइस के मुताबिक एक्सरसाइज भी शुरू की। अब हालत यह है कि कई बार उसे ऑक्सीजन और बाईपेप की जरूरत होती है, लेकिन उसका हौसला बरकरार है। सिमी दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल शिप्रा में 7वीं में पढ़ती है। उसे जीने के लिए जिंदगी भर ऑक्सीजन लेनी होगी। ज्यादा दिक्कत होने पर कई बार उसे बाईपेप भी लगाया जाता है। हिंदुस्तान समुद्र में बहुत जल्द अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा है। अगले साल तक हिंदुस्तान की नेवी के बड़े बेड़े में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत शामिल कर लिया जाएगा। हिंदुस्तानी नेवी, इंडियन नेवी इसे तैयार कर रही है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जुमे के रोज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ये आज़ादी के 75 साल बाद पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। इसके शामिल होने से समुद्र में नेवी की ताकत बढ़ जाएगी। The combat capability, reach and versatility of the aircraft carrier will add formidable capabilities in the defense of our country and help secure India's interests in the maritime domain. Yesterday, I also reviewed Project Seabird at Karwar, which will be the largest naval base of the Indian Navy in future, and will provide the facilities and infrastructure to support the Navy operations in the Indian Ocean region and beyond. The government is fully committed to a strong Navy, and these two projects are examples of our unwavering focus and our impetus to modernization, harnessing India. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज पहली मरतबा ट्रेन में सफर किया और वो राजधानी से उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में अपनी जाए पैदाश परों के लिए रवाना हुए।
रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए कानपुर के लिए रवाना हुए। ये खुसूसी ट्रेन कानपुर देहात के झिंझोक और रोरा रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, जहां सदर अपनी जान पहचान वालों और करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे और वो 28 जून को कानपुर रेलवे स्टेशन से रियासत की राजधानी लखनऊ का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। 29 जून को वो दिल्ली वापस लौटेंगे। वजीर रेलवे पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनीत शर्मा, शुमाली रेलवे के डायरेक्टर जनरल आशुतोष और दीगर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रेलवे के वजीर ने सदर रामनाथ कोविंद को अपने गांव के दौरे के लिए रेलवे के इस्तेमाल पर शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि कोरोना वबा के दौरान इंडियन रेलवेज का अजीम नेटवर्क बहुत जल्द ही मुल्क के माशी इफ्तिखार को दोबारा हासिल करने में माऊन होगा। हिंदुस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे उतरे हुए थे, लेकिन विराट कोहली ने टीम के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक टीम नहीं है बल्कि खानदान है। इससे कई इमोशन जुड़े हैं, हम साथ आगे बढ़ते हैं। दरअसल इस पोस्ट से विराट ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि इंग्लैंड सीरीज के लिए स्क्वाड में बदलाव किए जा सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से हो रही है। फाइनल हारने के बाद रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और रविचंद्रन अश्विन समेत पूरी टीम मायूस नजर आई थी। इंग्लैंड के खिलाफ अहम सीरीज से पहले टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो गिरना टीम के लिए सही नहीं है। ऐसे में टीम को इंग्लैंड जैसे मुश्किल टीम के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार करने में विराट का रोल अहम है और वो इस रोल को बखूबी निभा रहे हैं। अगले WTC फाइनल 2023 में होना है। इससे पहले टीम इंडिया के लिए हर सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस अहम है। टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। विराट ने अपनी पोस्ट से बताया कि टीम अब फाइनल के गेम से उभर रही है और वो हमेशा अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो रेलवे स्टेशन पर 5 साल के बच्चे से बात करते नजर आ रहे हैं। इस बातचीत में जब बच्चे ने खुलासा किया कि उसने अपने पापा को खो दिया तो अनुपम ने उनकी पढ़ाई के खर्च का जिम्मा अपने सर ले लिया। 66 साल के अनुपम ने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि उन्हें हिमांशु नाम का ये बच्चा शिमला के पास जातुक स्टेशन पर मिला। साथ ही अनुपम ने लिखा कि उन्होंने हिमांशु की मां उषा से वादा किया है कि बच्चे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा उनके फाउंडेशन अनुपम केयर्स उठाएगा। और दूसरी गाड़ी का इंजन लगा के आई थी और उसका खराब हो गया है। अच्छा, दूसरी गाड़ी का इंजन लगाएंगे। यार आप तो बड़े स्मार्ट हो, आप तो बड़े बुद्धिमान। छोटा इंजन लगा के आई थी। छोटा इंजन लगा के आएगी। अच्छा, उसका इंजन खराब हो गया है मम्मी। उसका इंजन खराब हो गया है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब इधर अगर जाएंगे ना, इस अंकल को अगर बोले यहाँ आने को ना, तो फिर हम इनको रेलवे ट्रैक भी दिखाएगा। इनको पता लगेगा कि हम रेलवे ट्रैक पर है ना इस समय, है ना। इस लाइन पे नहीं आएगी, उस लाइन पे आएगी। अच्छा, जहाँ अच्छा 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 अच्छा, उस लाइन पे चल के देखें। आ जाओ, चल के देखते हैं उस लाइन पे। हाँ। अमेरिका के मियामी में एक 40 साल पुरानी इमारत के 2 टावर जुमेरात की सुबह अचानक गिर गए। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है। ये इमारत 40 साल पुरानी थी। पता चला कि हादसे में एक शख्स की जान गई है और 99 अभी लापता हैं। इनका पता लगाने के लिए रेस्क्यू टीम सोनार टेक्निक और डॉग स्क्वाड की भी मदद ले रही है। हांगकांग का 26 साल पुराना प्रो डेमोक्रेसी अखबार एप्पल डेली बंद हो गया। जुमेरात को उसने आखिरी एडिशन पब्लिश किया। अखबार के फ्रंट पेज पर एक स्टाफ के हामियों की तरफ से हाथ हिलाते हुए फोटो थी और हेडलाइन थी, हांगकांग के शहरियों ने बारिश में दर्द भरा अलविदा कहा। वहीं अखबार को मुल्क भर के लोगों ने बहुत ही इमोशनल विदाई दी। लोग बारिश के बीच रात से ही अखबार के दफ्तर के बाहर पहुंचे ताकि स्टाफ का हौसला बढ़ाया जा सके और देखते ही देखते सुबह 8 बजे तक अखबार की 10 लाख कॉपियां बिक गई। अखबार हर दिन 80,000 कॉपियां पब्लिश करता था। अखबार के
कई एडिटर्स को चाइना ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि वो जमहूरियत के हक में हैं। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।